चलो भाई, इसमें कुछ बातें मैंने बता दी थी आपको जनरल कि ये जो भी होता है वो किसकी वजह से होता है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन की वजह से होता है। उनके बीच में जो फोर्सेज अप्लाई होते हैं, और जो सरफेस होती है वो किसकी तरह बिहेव करती है, लाइक एज ए स्ट्रेस्ड मेम्ब्रेन। और वहां जो टी निकालते हैं अपन, वो टी इक्वल टू क्या होता है, F/L, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो यूनिट क्या बन जाएगा उसका, न्यूटन पर मीटर, और सीजीएस में क्या बन जाएगा, डाइन पर सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक बात समझो, यहां से अपन प्रॉपर्टी की वजह से क्या सीखते हैं कि जब भी कोई ड्रॉप होती है किसी भी लिक्विड की, वो इसी प्रॉपर्टी की वजह से स्पेरिकल होती है। क्यों होती, क्या कारण है, क्योंकि स्पेरिकल शेप में एरिया जो एक्वायर्ड होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। क्या होता है बताओ, मिनिमम। लिख लो आप, इसके अंदर लिखो, नोट लगा लिख दो। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ surface tension, by the property of surface tension, the drop of any liquid is spherical. Drop of any liquid is spherical because its surface area is minimum as comparative to other shapes. सरफेस एरिया जो इसका होगा वो मिनिमम होगा कंपेरेटिव टू अदर शेप के। ऐसे थोड़ा ना होता कि वाटर ड्रॉप अपन ने क्यूब शेप की देखी हो, जबरदस्ती बनाते हैं, मान लो वो एक अलग बात है, लेकिन इंडिपेंडेंटली वो अगर वो शेप एक्वायर करेगी तो कैसी करेगी, स्पेरिकली करेगी। उसका रीजन यही है। अब एक बात सुनना बेटा ध्यान से, कि जो सरफेस टेंशन होता है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला तो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर। इंप्योरिटीज पे करता है। किस पे करता है, इंप्योरिटीज। और एक दो तुम भी बताओ किस पे और करता है। सरफेस टेंशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा, बोलो जो तुम्हें पता है वो बोलो, फिर बताता हूं, मैं बताता हूं। पहला किस पे करेगा बताओ, टेंशन पहला। दूसरा इंप्योरिटीज। तीसरा मैं आपको और बताता हूं, हाँ वो नेचर ऑफ लिक्विड आ गया उसके अंदर, इंप्योरिटीज एडिंग का नेचर ऑफ लिक्विड आ गया, वो अलग पार्ट है। सभी लिक्विड की जो टेंशन होगी वो सेम होगी, अलग अलग होगी, अलग अलग हो, वो डिपेंड करता है नेचर पे। तीसरा एक और बात पे डिपेंड करता है, इंटरफेस पे। किस पे डिपेंड करता है, इंटरफेस, कि भाई वाटर एयर इंटरफेस है, या वाटर ऑयल इंटरफेस है, या वाटर या ऑयली इंटरफेस है, कोई और इंटरफेस हो, तो इन बातों पर भी डिपेंड करता है। किस किस पे करेगा बताओ, टेम्परेचर पे, दूसरा नेचर ऑफ लिक्विड पे, तीसरा इंप्योरिटीज पे। इंप्योरिटी ऐड करोगे तो टेंशन क्या होगा, क्या होगा, बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से भी क्या होगा, कम होगा। और इंटरफेस आने पर भी ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो इनकी डिफाइंड होती है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे डिफाइंड होती है। वो मैं वैल्यूज आपको एक दो बता दूंगा, वाटर की और मर्क्यूरी की, दोनों अपन पढ़ लेते हैं, ज्यादा वही अपने काम आएगा। ठीक है ना, लिखो आप इसके अंदर लिखो, सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड, सरफेस टेंशन ऑफ एनी लिक्विड डिपेंड्स अपॉन, surface tension of any liquid depends upon following factors. नंबर 1, बताओ किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। बाय इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, बोलो क्या होगा, सरफेस टेंशन बढ़ेगा कम होगा, कम होगा। बाय एडिंग इंप्योरिटीज, सेकंड लिख लो, कम होगा। बाय एडिंग इंप्योरिटीज, और थर्ड होता है, लिखना इसके अंदर, डिपेंड्स अपॉन मीडियम इंटरफेस, डिपेंड्स अपॉन मीडियम इंटरफेस। मतलब अलग अलग इंटरफेस के लिए इसकी वैल्यूज क्या होंगी, अलग अलग होंगी। वाटर ऑयल के लिए अलग होगी, वाटर एयर के लिए अलग होगी, ये सब चलता है। ठीक है, चलो भाई इसके अंदर और लिखना, एट 20 डिग्री सेल्सियस, at 20 degree Celsius, surface tension of water and mercury are, surface tension of water and mercury are, उनकी सरफेस टेंशन वाटर के लिए लिखना बेटा। वाटर के लिए तो इसकी वैल्यू होती है, वो होता है 7.6 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। और जो मर्क्यूरी के लिए होता है
वो होता है 46.5 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। वाटर के लिए कितना होगा 7.6 इंटू 10⁻⁻², और मर्क्यूरी के लिए 46.5। इन फैक्टर्स की वजह से टेंशन वेरी कर सकता है, टेम्परेचर की वजह से, इंप्योरिटी ऐड करने से, इंटरफेस चेंज करने से ये अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, देखो अभी ध्यान दो अब आगे। अब कुछ बातें अपन यहां पर सीखते हैं कि टेंशन के बाद में एक एनर्जी आती है जिसको अपन बोलते हैं सरफेस एनर्जी। क्या बोलते हैं? अब वो बातें बतानी है कि सरफेस टेंशन की वजह से ये इफेक्ट्स आते हैं कि भाई जब आप डिटर्जेंट ऐड करोगे तो टेंशन डिक्रीज होगी, वाटर ज्यादा डिस्टेंस पे फैलेगा और डस्ट पार्टिकल को आराम से निकाल लेगा। ये सब तो तुम जानते हो या बताने की जरूरत है? अच्छा बता ही दें, ठीक है। डिटर्जेंट क्यों ऐड करते हैं पानी में? डिटर्जेंट इंप्योरिटी तो होगी अरे डिटर्जेंट क्या होगी? इंप्योरिटी। और इंप्योरिटी ऐड करने से क्या होता है? टेंशन बढ़ता है कम होता है? कम होता है। कम होगा तो वाटर क्या करेगा? कम एरिया कवर करेगा कि ज्यादा करेगा? ज्यादा। तो कपड़े के हर एक कोने में जाके डस्ट पार्टिकल को निकाल लाएगा, खींच लाएगा। और डस्ट निकालना ही किसका काम होता है? डिटर्जेंट का काम होता है। सिंपल वाटर के कंपैरेटिव वो डस्ट आसानी से निकालता है या मुश्किल से निकालता है? आसानी से निकालता है, इसलिए डिटर्जेंट ऐड करते हैं। हाँ बताओ नहीं बनेगा। समझ रहे मेरी बात का? वैसे तो कुछ ही करो, तुम बोलो कि सर प्रैक्टिकल करने को कुछ भी कर सकते हैं, नहीं क्या? तो तुम तो बोलेगा भाई सर शहद डाल के ही कर लो ना काम, है ना, कपड़े भी मीठे हो जाएंगे हाँ, ऐसे थोड़ी चलता है। अब देखो ध्यान दो इधर, ये आ गया, समझ आ गई पहली बात। ये दूसरी बात जो आप पढ़ते हो कि भाई सरफेस टेंशन की वजह से मान लो कोई हेयरी ब्रूस है और उसको पानी के अंदर डाला, बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे, हेयर्स उसके चिपक जाते हैं। क्या कारण है? क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है और लिक्विड क्या एक्वायर करना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया। क्या एक्वायर करना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया। इसीलिए अपन नहाने के बाद बाल सुखाते हैं ताकि थोड़ा लुक आए और सब चीजें बने, तभी तो करते हैं कि भाई सूखे फैले। गीले आए कभी आया क्या ऐसे भी करके ऐसे आगे लो सर आगे बैठ गए, ऐसा हुआ है क्या? क्या कारण है उसका? क्योंकि अगर पानी जब तक रहेगा तब तक वो क्या करना चाहता है? मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा, और मिनिमम सरफेस एरिया एक्वायर करेगा इसका मतलब वो सभी हेयर्स जो होंगे वो चिपक जाते हैं, और सूखने के बाद वो क्या एक्वायर करते हैं? मैक्सिमम एरिया एक्वायर करते हैं जब पानी नहीं रहता है। बोलो क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बातें, कोई ज्यादा इसके अंदर कुछ टिपिकल काम है नहीं। ठीक है, अब आगे लिखो बेटा सरफेस एनर्जी। क्या लिखना है? सरफेस एनर्जी। सर एक बार इसको थोड़ा, सर एक बार इसे नीचे कर दो। ये लो बेटा, इतना ही पढ़ा है अभी। क्या लिखना है बताओ? सरफेस एनर्जी। देखो सुनो, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काम नहीं, थोड़ा सा इसको समझना। देखो एनर्जी का मतलब, एनर्जी जहां भी आती है वर्क डन आता है। एनर्जी जहां भी आता है वहां पर कौन आता है? वर्क डन आता है। दो मॉलिक्यूल्स बनाता हूं मैं, ये मान लो एक लिक्विड है, यहां पर कोई भी कंसीडर किया अपन ने, इसके अंदर मैं दो मॉलिक्यूल्स डिफाइन करता हूं, एक तो सरफेस के ऊपर और एक सरफेस से जस्ट नीचे, थोड़ा मान लो इनसाइड द लिक्विड अपन मान लेते हैं। ठीक है, देखो सुनो बेटा, मान लो यहां पर कोई लिक्विड माना है या मॉलिक्यूल माना मैंने, इस मॉलिक्यूल पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स लग रहा है क्या? ऊपर की तरफ? ऊपर नहीं, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की बात कर रहा हूं केवल मैं। क्या इसके ऊपर कोई मॉलिक्यूल्स हैं? नहीं है। कहां कहां पर है? साइड में, नीचे। तो ये देखो क्या करेगा, इधर फोर्स फील करेगा, इधर फील करेगा, नीचे फील करेगा। कौन सा फोर्स फील कर रहा है? ये इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। इसका मतलब इस मॉलिक्यूल पर नेट डाउनवर्ड अट्रैक्शन है। किधर है बताओ? नेट डाउनवर्ड अट्रैक्शन है। बोलो क्लियर है बात? अब देखो दूसरी बात सुनना, कि अगर जो मैं अंदर कोई पार्टिकल को मान लेता हूं, यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल को मान लिया, क्या बताओ इसके सराउंडिंग में सब तरफ मॉलिक्यूल्स हैं क्या? यस। तो ये सभी तरफ अट्रैक्शन फील करेगा या नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। देखो ध्यान देना, इस पर नेट फोर्स तो जीरो है, इस पर नेट फोर्स तो जीरो है। क्यों जीरो है बताओ? सभी तरफ से खींच रहे हैं। इसका मतलब वैसे अगर देखा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इस पर ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सरफेस। समझ आई बात? अब एक बात सुनना, अगर इस मॉलिक्यूल को खींचकर बाहर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। क्या वर्क करना पड़ेगा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, किसी भी अट्रैक्शन के अगेंस्ट वर्क करोगे तो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी। किसकी फॉर्म में? एनर्जी। तो ये जब मॉलिक्यूल को आप
अंदर से निकालकर सरफेस पर लाते हो तो उसकी एनर्जी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है, क्योंकि आपने वर्क दिया उसको। क्या दिया उसको? वर्क। और वो वर्क उसकी किसमें स्टोर होगा? एनर्जी में। तो अंदर वाला लिक्विड जब सरफेस पर आया तो वो एनर्जी स्टोर करके आएगा। तो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो कहां पर होगी? सरफेस वाले मॉलिक्यूल की या इनसाइड वाले की? सरफेस वाले की। कहां वाले की होगी? सरफेस वाले, क्योंकि वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस को के अगेंस्ट वहां सरफेस तक पहुंचा है। किसके अगेंस्ट पहुंचा है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। ज्यादा कौन फील कर रहा है? ऊपर वाला है ये वाला मॉलिक्यूल? ये वाला मॉलिक्यूल। ये नेट जीरो है अलग बात है, लेकिन सब तरफ कौन लग रहा है? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन अप्लाई हो रहा है। तो जैसे आप इसको ऊपर लिफ्ट करोगे तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो होगा, वर्क डन जो होगा एक्सटर्नल एजेंट का, बताओ वो किसके अगेंस्ट होगा बेटा? इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। और वो वर्क किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी कौन से मॉलिक्यूल की होती है? इनसाइड या सरफेस? सरफेस। ध्यान रखना कहां की होती है? लिख लो, डायग्राम बना लो दोनों। हाँ, तो मैक्सिमम जो एनर्जी होगी वो कौन से वाले पार्टिकल की, कौन से वाले मॉलिक्यूल की होती है? सरफेस वाले। इन दोनों मॉलिक्यूल्स के नाम लिख दो। ये वाला ए मान लो, ये वाला बी मान लो। लिख लिया सबने? लिखो बेटा, लिखवा देता हूं। इफ, क्या पहले तो कुछ बात है, पॉइंट 1 लिखना। द नेट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑन मॉलिक्यूल बी, द नेट इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ऑन मॉलिक्यूल बी is downward, on molecule B is downward. B है, A है, A, हाँ सॉरी, A is downward and on molecule B is 0. On molecule B is 0. If molecule B carried on surface by an external agent, then work done against the intermolecular attraction, stores in the form of surface energy. Stores in the form of surface energy. इसलिए भाई अगर कोई मॉलिक्यूल अंदर से बाहर आता है, दोबारा बताता हूं आपको मैं, तो उसकी एनर्जी बढ़ रही होती है, कम हो रही होती है, बढ़ रही होती है। और मैक्सिमम एनर्जी सरफेस एनर्जी मैक्सिमम एनर्जी कहां पर होती है? सरफेस पे। और मिनिमम कहां पर होती है? अंदर होती है। तो लिख लो, नोट लगा लिख लेना। मैक्सिमम एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल इज on open surface. Maximum energy of a molecule is on upper surface. कहां पर होगा मैक्सिमम एनर्जी? अपर सरफेस पे होगा। अब इसका एक रिलेशन भी आता है सरफेस एनर्जी का और टेंशन का। क्या आता है बताओ? सरफेस एनर्जी और टेंशन का एक रिलेशन बनता है, वो अपने को पढ़ना है। लिखो, आगे हेडिंग लिखना, रिलेशन बिटवीन। पहले बताओ ये समझ आ गया क्या? ठीक है, लिखो, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड टेंशन। रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड ए टेंशन, सॉरी। देखो समझना बेटा ध्यान से, सिंपल तरीके से अपन पढ़ते हैं। मान लो कोई भी रेक्टेंगुलर फ्रेम है। कौन सी फ्रेम है? एक वायर मैंने यहां पर लगाया। मान लो इस वायर, ये वाली साइड लेंथ है L, कुछ भी अपन मान लेते हैं, और ये वाला मान लेते हैं B। ठीक है, देखो अब सुनो। अगर मान लो अपन ने इसको किसी सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया और बाहर निकाल लिया, तो इसके ऊपर सॉफ्ट सॉल्यूशन की लेयर बन जाएगी। क्या बन जाएगी?
सॉफ्ट सॉल्यूशन की लेयर। अब थोड़ा उसको समझना एक बार, ये लेयर का फॉर्मेशन हुआ, बस समझने का ही काम है और कोई ज्यादा इसके अंदर दिक्कत नहीं, कोई डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं बनेगा। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर जो ओपन सरफेस होंगी वो 1 होंगी या 2 होंगी? 2 ओपन सरफेस। बताओ कहां कहां पर? एक ऊपर होगा और एक कहां पर होगा? नीचे। अभी जी निकल जाता मेरा, आराम से बैठो भाई तसल्ली से। कितनी ओपन सरफेस है? 1 है या 2 है? 2 सरफेस है। एक तो अपर है और एक कहां पर है? इसके पीछे बैक साइड है। तो दोनों ही ओपन सरफेस की प्रॉपर्टी होगी कि मैक्सिमम एरिया एक्वायर करेगा कि मिनिमम करेगा? मिनिमम करेगा। अब देखो ये वाली जो सरफेस है ना, ये वाली जो साइड है या लेंथ है, ये मूवेबल है। कैसा है बताओ? मूवेबल, मूव कर सकता है यहां पर। अब ये मूव कैसे? ये फिक्स सपोर्ट है। मान लो इस लिक्विड सॉल्यूशन की टेंशन है T। अब यहां देखना, यहां जो मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर प्रेजेंट हैं, क्या ये मॉलिक्यूल्स जब ये मिनिमम एरिया एक्वायर करना चाहेगा तो ये साइड क्या करेगी? इधर खिसकेगी। साइड क्या करेगी? इधर खिसकेगी। अब दूसरा तरीका सुनना, अपन ने जो सरफेस एनर्जी को जिस तरीके से समझा वो क्या पढ़ाया था मैंने कि अंदर का कोई मॉलिक्यूल कहां पर आए? बाहर आए। तो अंदर वाले मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा। सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लो मैं सरफेस एरिया को बढ़ाना चाहता हूं, बात सुनना पहले ध्यान से। पहले तो ये समझते हैं, बताओ इसका टेंशन कितना? T। तो बताओ एक लेयर इस वाली टोटल लेंथ पर अंदर की तरफ एक फोर्स लगाएगी, बताना T इंटू एल। T कहां पर होता है? यूनिट लेंथ पे। तो L लेंथ पे कितना होगा? T इंटू एल। समझ आएगा? टेंशन का फॉर्मूला क्या था? F/L है ना, मतलब फोर्स एट पर यूनिट लेंथ। तो L लेंथ पे कितना होगा? T इंटू एल। लेकिन लेयर कितनी है? 1 है या 2 है? 2 लेयर्स। तो बताओ यहां पर कितना होगा बेटा? 2T इंटू एल। इसमें किस किस का कंट्रीब्यूशन है? अपर सरफेस का, और साथ में कौन सी सरफेस है बताओ? लोअर सरफेस का। इन दोनों का कंट्रीब्यूशन है। अब अपन ने क्या किया, बात सुनना ध्यान से। 2T इंटू एल है। आप मान लो इसको किसी एक्सटर्नल फोर्स की हेल्प से बाहर खींच रहे हो। किसकी वजह से? एक्सटर्नल की वजह से। अब बोल सर एक्सटर्नल की वजह से खींचेंगे तो ये तो टूट जाएगा। बिल्कुल टूट जाएगा। बताओ यहां पर अंदर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है? 2T इंटू एल। इसलिए बाहर खींचने का प्रोसेस बहुत स्लो है। बाहर खींचने का प्रोसेस बहुत हाई है, बहुत स्लो है। अब तुम्हें जबरदस्ती दुश्मनी निकालें तो खींच लो, ये लो, हो गया काम। बाद में एरिया बढ़ा सकते हो या ब्रेक हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी, है ना। तो आपने इसको बहुत स्लो इधर खींचा है। स्लो का मतलब F एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल टू 2TL। F एक्सटर्नल ऑलमोस्ट किसके इक्वल है? 2TL। अब मान लो ये डिस्प्लेस होकर यहां तक आ गया बेटा, और मान लो इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आया डेल्टा एक्स। कितना डिस्प्लेसमेंट आया? डेल्टा एक्स। अब देखो ध्यान देना, F एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल है, बताओ किसके? 2TL के। क्योंकि ये प्रोसेस बहुत फास्ट है या बहुत स्लो प्रोसेस है? बहुत स्लो प्रोसेस। आप इसको खींचोगे एरिया बढ़ेगा। एरिया बढ़ने का मतलब क्या होगा? अंदर के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे। अरे अंदर के मॉलिक्यूल कहां आएंगे? बाहर। और अंदर के मॉलिक्यूल बाहर आएंगे तो उनकी एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी। तो सरफेस एनर्जी बढ़ी या कम हुई? बढ़ी। क्या बढ़ने के साथ में? एरिया बढ़ने के साथ। क्या बढ़ने के साथ? दोबारा बताइए। जब अपन बबल, एक्सेस प्रेशर, सॉफ्ट बबल, वाटर बबल ये पढ़ेंगे तब ये काम आएगी बात। मैं कह रहा हूं सरफेस एनर्जी एरिया बढ़ने के साथ बढ़ती है, कम होती है? बढ़ती है ना। तो आपने F एक्सटर्नल लगाया। अब बताओ बेटा वर्क डन कितना होगा? वर्क डन बोलो कितना होगा? F एक्सटर्नल इंटू में कौन आया? डेल्टा एक्स। अब बताओ F एक्सटर्नल कितना है? 2TL। और इंटू में कितना आया? डेल्टा एक्स। अब एक बात देखो बेटा, L इंटू डेल्टा एक्स क्या है? L इंटू डेल्टा एक्स एरिया, इंक्रीज इन एरिया। अबे इतना ही तो बढ़ा ना। अब मैं लिख रहा हूं, एक बात सुनना, ये वर्क डन ही किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? सरफेस एनर्जी। किसकी फॉर्म में होगा बताओ? सरफेस एनर्जी इक्वल टू, अब बताओ यहां कितना आया? T इंटू 2L इंटू डेल्टा एक्स। बस यही कंफ्यूज होते हैं। L इंटू डेल्टा एक्स तो एक सरफेस का इंक्रीज इन एरिया है, तो दोनों का कितना होगा? 2 इंटू L इंटू डेल एक्स। एरिया एक का बढ़ रहा है कि दोनों का बढ़ रहा है? देखो अगर एक बढ़ रहा हो तो क्या लेते, लेकिन कितने बढ़ रहे हैं? 2। L इंटू डेल एक्स ऊपर वाले का, L इंटू डेल एक्स नीचे वाले का। तो टोटल इंक्रीज इन एरिया कितना आया? 2L इंटू डेल एक्स। बताओ ये क्या होगा? नेट इंक्रीज इन एरिया।
बताओ यहां जो आपने नोट किया वर्क डन जो आपने लिखा वो बताओ किसके इक्वल आया बेटा, टी इंटू डेल ए। अब एक बात सुनो, जो आपने एनर्जी निकाली है ये टोटल एरिया की है। अरे क्या है बताओ, टोटल एरिया। तो बताओ सरफेस एनर्जी एट पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, टी के। किसके इक्वल होता है, टी के। मतलब अगर मैं लिख दूं इसको, सरफेस एनर्जी डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, बोलो किसके इक्वल होगा, टेंशन। अरे किसके इक्वल होगा भाई, टेंशन। समझ आई क्या बात। सरफेस एनर्जी एट पर यूनिट एरिया किसके इक्वल होता है, टेंशन की इक्वल होता है, टी के इक्वल होता है। अगर आपको मान लो टी पता है, क्या पता है, टी। आपको कोई पूछे भी सरफेस एनर्जी क्या है, तो उसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से। किससे मल्टीप्लाई कर दो, एरिया से। तो कौन आ जाएगा, सरफेस एनर्जी आ जाएगी। तो इससे अपन रिलेशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बोलो क्लियर है बात, लिख लो। समझ आ गया क्या। स्लो एक्सपेंशन है या फास्ट एक्सपेंशन है, स्लो, बहुत धीरे खींच रहे हैं, इसलिए एक्सटर्नल ऑलमोस्ट इक्वल टू है इसके। मैकेनिक्स पढ़ी थी क्या है, बताओ। अगर एफ नेट ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 तो बॉडी चल नहीं सकती क्या। हाँ, एफ नेट इक्वल टू 0 में वी क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। लिख लिया क्या सबने। एरिया बढ़ने के साथ सरफेस एनर्जी बताओ क्या होगी, बढ़ेगी। लिख लो नोट लगा के बात। बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, बाय इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया, surface energy of any liquid increases. Surface energy of any liquid increases. है ना। अब जैसे आगे अपन पढ़ेंगे, मान लो ये कुछ पहले यही बता देता हूं ताकि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं आए। कोई वाटर ड्रॉप है, उस ड्रॉप को एन ड्रॉपलेट्स में ब्रेक करना है। किसमें ब्रेक करना है। अब बताओ ड्रॉप ज्यादा एरिया कवर करेगी या ड्रॉपलेट्स। तो सरफेस एनर्जी बढ़ी या कम हुई, बढ़ी, बढ़ गई। बाहर का टेम्परेचर खींच लिया। अरे उसकी एनर्जी क्या कर रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब एनर्जी कहां से ली, बाहर से। तो बाहर क्या आ गई, ठंड। अरे पानी जब ड्रॉपलेट्स में टूटता है, जब पार्क वगैरह में जाते हो, फुहारे चलते हैं, वहां पे ठंड लगती है, गर्मी लगती है, ठंड लगती है। क्या कारण है बताओ। बिग ड्रॉप किसमें ब्रेक हो गई, ड्रॉपलेट्स में। तो कौन बढ़ा, एनर्जी। वो एनर्जी कहां से लेकर आए, बाहर से। कहां से लेकर आए, बाहर से। तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली। एनर्जी एब्जॉर्ब करने से बाहर का टेम्परेचर गिर गया। बाहर का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया। तो अपने को वहां पर कैसा फील होता है कि भी ठंड है, यहां पर ठंडा लगता है। अच्छा मान लो कोई ड्रॉपलेट्स हैं, उनकी मिलाकर अपन ने एक ड्रॉप बना दी, तब एरिया बढ़ेगा या कम होगा, कम होगा। अब बताओ एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी गेन करेगा, रिलीज करेगा। रिलीज करेगा तो बाहर का टेम्परेचर बढ़ेगा, बाहर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। ये ध्यान रखना, ये थोड़ा आगे आएगा, मैं ढंग से इसको अपन और करेंगे, लेकिन यहां से कोरिलेट करता है इसलिए पहले ही बता देता हूं। बिग ड्रॉप ड्रॉपलेट्स में ब्रेक होने से क्या होगा बताओ, एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। वो एनर्जी कहां से आएगी, सराउंडिंग से। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर गिरेगा। और अगर मान लो ड्रॉपलेट्स मिलकर क्या बनाती हैं, ड्रॉप, तब क्या होगा टेम्परेचर, तब एनर्जी बताओ क्या होगा, कम होगी। तो एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। वो रिलीज एनर्जी कहां पर जाएगी, एनवायरमेंट में, एटमॉस्फेयर में। तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बोलो क्लियर है। अगर तुम एक बार यहां लिखना चाहो कोरिलेट करके तो लिख लो एक बार, ठीक रहेगा। When big drop breaks into droplets, big drop breaks into droplets, then surface energy
इंक्रीजेस, सरफेस एनर्जी इंक्रीजेस, और इसका उल्टा भी लिख दो। ये टॉपिक आएगा अपने फॉर्मेशन डिफॉर्मेशन दोनों के, दोनों करेंगे अपन, चिंता मत करो। एक बार पहले समझ लो कुछ बेसिक बेसिक बातें। तो सरफेस एनर्जी क्या हो जाएगी बताओ इसकी, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, T इंटू डेल ए, पर यूनिट एरिया पे क्या आ जाएगी, इक्वल टू टेंशन। एरिया बढ़ने पर एनर्जी बढ़ती है, कम होने पर घटती है, ये ध्यान रखिए। ठीक है भाई, अब देखो सुनो, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, लिख लो। इफ ए वाटर फिल्म इज फॉर्म्ड, if a water film is formed on a rectangular frame, on a rectangular frame having having parameters 10 centimeter and 10 सेंटीमीटर एंड 0.5 सेंटीमीटर, बहुत कम है मान लो। ये कितना है बताओ, 0.5, मतलब 1 सेंटीमीटर से भी कम है, ज्यादा है, मतलब हाफ mm है ये। अरे कितना mm है, हाफ। मतलब अब बताओ फिल्म बनी कहां पर है, ये दो पैरेलल वायर मान लेता हूं मैं, कितनी लेंथ के हैं दोनों, 10 सेंटीमीटर, और उनमें सेपरेशन कितना है, 0.5। लिखो अब आगे, फाइंड द अमाउंट ऑफ वर्क डन, find the amount of work done if the separation is increased by 1 mm. Separation is increased by 1 mm. डायग्राम में समझ लेना सेपरेशन कौन सा बढ़ाना है। इसकी ये वाला 0.5 है बेटा, ये कितना है बेटा, 0.5, और इसकी लेंथ कितनी है, कितना है, 10। अब क्या करोगे, एक बात सुनना पहले तो ध्यान से, कितना mm से बढ़ाना है, वाटर है, वाटर की स्टैंडर्ड वैल्यू लेनी है 7.2 इंटू 10 टू दी पावर -2 या 72 इंटू 10 टू दी पावर -3, है ना। कितना हो गया, 72 इंटू 10 टू दी पावर -3। किसका टेंशन है, वाटर का। लिख लो, चलो लिख भी लो साथ में, T ऑफ वाटर इक्वल टू 72 इंटू 10 टू दी पावर -3 न्यूटन पर मीटर। अब बताओ सॉल्व कर सकते हो क्या इसको तुम, बताओ अमाउंट ऑफ वर्क डन क्या होगा, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, क्या होगा, टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। करो जल्दी से, 0.5 सेंटीमीटर के मिलीमीटर, सेंटीमीटर है बेटा, 50 लेना पड़ेगा ना मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में बदल लो ना, ये डेटा भी सेंटीमीटर में। कौन सा इंक्रीज ले लो, डेले कितना इंक्रीज होगा, L इंटू, वो वैल्यू रख लो, डेले निकाल लो डायरेक्ट ही, लेकिन ध्यान रखना टेंशन किसके अंदर दिया हुआ है, न्यूटन पर मीटर में, तो यूनिट्स उसी के अंदर लेनी पड़ेंगे। इतना तो कर ही सकते हो, अब नहीं कर सकते। एरिया कितने से बढ़ेगा, ऐसे तो बढ़ाना है, ये सेपरेशन बढ़ाना है। 0.5 तो ऑलरेडी है, अब 0.5 से कितना और बढ़ाना है, 1 mm, तो 1 mm इसका मतलब 1.5 हो गया है। कितना हो गया, सॉरी कितना mm और बढ़ाना है, 1 mm बढ़ाना है, इसका मतलब कितना सेंटीमीटर, 0.1 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर हो गया, 0.1, ये करना है। कर लो क्या, मुझे करवाना पड़ेगा, हो गया क्या। थोड़ी सी एक बात ध्यान रखना, जो एरिया लोगे आप वो एक सरफेस का लोगे या दोनों का लोगे,
L इंटू डेल्टा एक्स या 2L इंटू डेल्टा एक्स? 2L। ध्यान रखना है, गलत मत कर देना, कहीं वो डेले याद रह जाए और एक सरफेस का ही चिपका दो, गलत हो जाएगा आंसर। अब यार तुम गुणा भाग में ना, मैं नहीं कराऊंगा अभी, लिखो आगे, चलो नेक्स्ट। उलझे रहते हो खुद ही। लिखो क्वेश्चन लिखो भाई साहब। अरे रुक जाओ भाई, रुक जाओ। वर्क डन इक्वल टू कितना होगा? टी इंटू डेल ए। अब बताओ टी कितना है? 72 इंटू 10 टू दी पावर -3 है ना। अब देखो डेल ए क्या होगा? L इंटू डेल्टा एक्स या 2L इंटू डेल्टा एक्स? ये लो 2L इंटू डेल एक्स। डेल एक्स बोलो कितना है? 1 mm है, इसका मतलब सेंटीमीटर में कितना हो गया? 0.1। अच्छा मीटर में करना है क्या? तो क्या बन गया? 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, 72 इंटू 10 टू दी पावर -3। अच्छा 2L, L बोलो कितना था? 10 सेंटीमीटर। तो बताओ क्या हो गया? 10 इंटू 10 टू दी पावर -2। और डेल एक्स क्या हो जाएगा? 1 इंटू 10 टू दी पावर -3। बात खत्म कर लो अब इसको। 10 टू दी पावर -3 -2 -5 -4, 2 इंटू 72 144। तो 144 इंटू 10 टू दी पावर -3। और यहां कितना बचा था? -4। तो बताओ क्या बन गए? -7। तो अब लिख लो 1.44 इंटू 10 टू दी पावर, खत्म आंसर, लिख लो। आ गया समझ? बस ये इसीलिए करवाया क्योंकि आप डेल्टा ए को केवल क्या रखोगे? L इंटू डेल्टा एक्स। लेकिन ऐसा नहीं है, जो आपने वहां रिलेशन किया था वो डेल ए क्या था? 2L इंटू डेल्टा एक्स था। दोनों सरफेसेस का एरिया बढ़ता है। चलो नेक्स्ट और लिख लो ये क्वेश्चन। Find the amount of work done. Find the amount of work done in blowing a soap bubble. In blowing a soap bubble from radius 10 centimeter to 20 centimeter. From radius 10 centimeter to 20 centimeter. If tension of soap solution is, if tension of soap solution is 25 into 10 to the power -3, 25 into 10 to the power -3, लगाओ देखे दिमाग थोड़ा, बताओ सम क्वेश्चन समझ में आ गया? पहले रेडियस कितनी थी? 10, अब कितना हो गया? 10 टू दी पावर सॉरी कितना हो गया? 20। अब क्या करना है आपको? वर्क डन निकालना है अगेंस्ट, मतलब एनर्जी और वर्क डन अगेंस्ट एक ही तो बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझो। करो देखे, 2 मिनट टाइम लो इसमें। क्वेश्चन इजी है, लेकिन इनसे थोड़ा फिर आगे के क्वेश्चंस में तुम्हारा कंसेप्ट बन जाएगा, तो गलत नहीं करोगे। 25 इंटू 10 टू दी पावर -3। अब कितना सोचते हो तुम, वो इसमें पता चल जाएगा तुम्हारा। So 7/3 into 10 to the power -4. 6.5 इंटू 10 टू दी पावर 6.5। ठीक है, एक बार 2-4 आंसर आ जाते हैं, बाद में देखते हैं। 2 तो आ गए हैं। जिस टाइम कर रहे हो उस टाइम सोचो, कोई मुश्किल काम नहीं है। 6 पाई आ रहा है क्या? चलो भाई, पहले तो एक बात देखो, सुनना ध्यान से, सुनो, देखो, समझो। ये सॉप बबल है। बबल किसको बोलते हैं? अंदर भी एयर और बाहर भी एयर। सॉप बबल के अंदर समझ लो, वाटर के अंदर एयर बबल है, उसमें थोड़ा उल्टा होता है। उसके अंदर केवल एयर कहां पर होगी? एक इंटरफेस पे होगी, है ना। अब देखो यहां पर जो आप एरिया लोगे, ओपन सरफेस एरिया 1 होगा कि 2 होंगे?
अंदर वाला भी और बाहर वाला भी, तो दोनों एरिया बढ़ रहे हैं, इनसाइड वाला भी बढ़ रहा है और, तो यहां भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां भी क्या करना पड़ेगा 2 से मल्टीप्लाई। अच्छा पहले रेडियस R1 थी, बाद में कितनी होगी R2, तो चेंज इन सरफेस एरिया बताओ, 4 बाई R2 स्क्वायर माइनस 4 बाई R1 स्क्वायर, तो 4 बाई क्या आ गया कॉमन, अंदर कौन बचा R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, लेकिन ये तो एक सरफेस का है बेटा, तो आपको कितने सरफेस एरिया बढ़ रहे हैं, एक बढ़ रहा है दो बढ़ रहे हैं, दो, इनसाइड वाला भी और आउटसाइड वाला भी, है ना, तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2 से, तो टोटल क्या बनेगा 2 इंटू 4 पाई और अंदर R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ये तो आ गया चेंज इन एरिया, इंटू किससे कर दो टेंशन से, ये कौन बन जाएगा वर्क डन, वर्क डन भी बन गया, सरफेस एनर्जी बन गई, सभी बन गया, बोलो क्लियर है बात, लिख लो, करवाऊं क्या, 14/3 pi into 10 समझ आ गया बेटा, ओपन सरफेस 1 है या 2 है, 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 इंटू चेंज इन एरिया, तो ये बन गया 4 पाई R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर, ठीक है, अब देखो ये क्या बन गया बोलो 8 पाई, R2 स्क्वायर बोलो बेटा, 0.2 का होल स्क्वायर, R2 कितना है 20 सेंटीमीटर तो है, उसको मीटर में मतलब कितना 0.2, इसका मतलब है किसका स्क्वायर हो गया 0.2 का, ये लो, अच्छा ये कितना सेंटीमीटर था, तो 0.1 बन गया, बोलो किसका स्क्वायर हो गया 0.1 का, अब सॉल्व कर लो इसको आगे, ठीक है, किस किसने सही सोचा था, ऐसे ही सही सोचा था क्या, पाई आर क्यूब लगा दिया, वाह, ये कौन सा फॉर्मूला है, वॉल्यूम थोड़ी, अपन एनर्जी कहां स्टोर करती है, वॉल्यूम में, सरफेस एरिया पे, सरफेस एरिया पे भाई, सरफेस एरिया, I इंटू टी, वो तो ये तो वर्क डन निकला है ना, मैं देखो वर्क डन इंटू 2 इंटू डेल ए इंटू टी, हाँ टोटल ये है इंटू टी, टी की वैल्यू है ना तुम्हारे पास कितनी है बताओ, 25 इंटू 10 टू दी पावर -3, जो मैंने लिखवाई, इसलिए ये 2 सिंपल क्वेश्चन दिए, हालांकि ये टॉपिक अभी सारी जो इसके बेसिक बातें हैं, एंगल ऑफ कांटेक्ट वगैरह सब हम देख लेते हैं, क्वेश्चन इनके सब साथ ही करेंगे, ड्रॉपलेट ब्रेक करना बनाना और ये सब एनर्जी बढ़ना घटना राइज करना और ये सब एक साथ निपटा देंगे, इनको कोई दिक्कत नहीं, ये बात समझ आ गई, पहले बताओ सरफेस एनर्जी मैक्सिमम, दोबारा से रिपीट कर दो, मैक्सिमम कहां होती है, अंदर बाहर, बाहर, क्यों, मॉलिक्यूल को अंदर से बाहर लाने के लिए किसके अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, तो वर्क करना पड़ेगा, वर्क किसमें स्टोर होगा एनर्जी में, ठीक है, एक्सपेंशन फास्ट प्रोसेस था स्लो प्रोसेस था, स्लो, इसलिए एक्सटर्नल फोर्स ऑलमोस्ट इक्वल था किसके 2t इंटू एल के, किसके इक्वल था 2t इंटू एल, ठीक है, चलो भाई अब आगे लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट, एंगल ऑफ कांटेक्ट, देखो सुनो भाई, सिंपल बात है, मान लो ये कोई भी कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर कोई भी लिक्विड फील्ड है, क्या फील्ड है लिक्विड, एंगल ऑफ कांटेक्ट समझने से पहले अपने को फोर्सेस समझने जरूरी है, 2 टाइप के होते हैं, कोएसिव फोर्सेस एंड एडेसिव फोर्सेस, कौन से फोर्सेस हैं, कोएसिव एंड एडेसिव फोर्सेस, लिखो एंगल ऑफ कांटेक्ट अराइज ड्यू टू द रिजल्टेंट ऑफ, angle of contact arise due to the resultant of cohesive and adhesive forces, cohesive and adhesive forces, अब सबसे पहले तो कोहेसिव ही समझ लेते हैं, देखो बेटा कोहेसिव फोर्सेस जो अपने पास होंगे वो सिंपल सी बात है, ये बताओ डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स में होंगे या सिमिलर टाइप के मॉलिक्यूल्स में, सिमिलर, किन के बीच में होगा सिमिलर के, लिख लो द फोर्सेस बिटवीन, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स या सिमिलर मॉलिक्यूल्स लिख दो, between similar molecules is called
कोएसिव फोर्स। एग्जांपल बताता हूं, ध्यान देना, देखो वाटर मॉलिक्यूल में कौन सा होगा कोएसिव, अपन जानते हैं। एग्जांपल जैसे मान लो ये 2 वाटर ड्रॉप्स हैं, आपने मान लो ऐसी घटना देखी हो तो कोई बड़ी बात नहीं, समझना। आप देखो इन दोनों को बिल्कुल पास पास लाए, पास लाते ही फटाक से एक बन जाएगी। देखा है कैसे, क्या कारण है? जैसे ही दोनों कांटेक्ट में आएंगे कौन से फोर्सेस लगे, कोएसिव फोर्सेस, और उन कोएसिव फोर्सेस की वजह से अट्रैक्शन बढ़ा, दोनों मिल गई एक बन गया। बोलो समझ आ गई बात? दोनों चीजें हैं, कोएसिव फोर्सेस भी है और साथ में टेंशन की प्रॉपर्टी भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि टेंशन की प्रॉपर्टी इनको मैक्सिमम एरिया में रहने देगी या मिनिमम एरिया में, मिनिमम एरिया में। और मिनिमम एरिया मैंने बता दिया कब बनता है, जब बॉडी कैसी हो, स्फेरिकल शेप की, बिग ड्रॉप हो, ठीक है। ये अलग अलग होंगे तो ज्यादा एरिया कवर करेंगे, एक होंगी तो एरिया कम कवर करेंगे। तो दोनों को जैसे ही अपन पास में लाते हैं तो बताओ क्या कॉमन ड्रॉप बन जाएगी क्या, है ना? पहले कुछ ऐसी शेप बनती हुई दिखेगी अपने को और फाइनली ऐसी शेप बन जाती है। ये किसकी वजह से हो पाता है? कोएसिव फोर्सेज एंड प्रॉपर्टी ऑफ टेंशन की वजह से। अब इसमें ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं, कोएसिव फोर्सेज आपको ध्यान रखना है किसके बीच में होता है, सिमिलर मॉलिक्यूल्स के बीच में, है ना। और एडेसिव किसके बीच में होता है, डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में। किसके बीच में होगा, डिफरेंट टाइप। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल आपको बताता हूं, जब अपन शादी में जाते हैं और खाना खाने के लिए प्लेट उठाते हैं, और अगर मान लो गीली हो तो उठा आसानी से उड़ जाती है, चिपकी भी रहती है, तो फिर अपन उठाते हैं और थोड़ी सी आवाज आती है उसमें से, तो जोर भी लगाना पड़ता होगा। ऐसा काम तो किया होगा, अभी तो नोटिस करते हैं, या भागते ही उठाते हो, भाई नंबर आ गया ऐसे। अरे होता है ना कई बार ऐसे, देखते उधर है क्योंकि मन पड़ा है कहां पर, खाने में, और उठाई प्लेट और चल भाई साहब चल दिए। तो ये सबसे परफेक्ट एग्जांपल है, किसके बीच में बताओ? हाँ, शादी में जब जाओगे, जब भी प्लेट उठाओगे तो क्या होगा, कोएस। मान लो बढ़िया शादी में जा रहे हो, कहीं स्टैंडर्ड की शादी में जा रहे हो, ऐसा, ये तो गांव वाली बता रहा हूं मैं, है ना। बढ़िया शादी में जाओगे तो ऐसा नहीं होगा, समझ लो। वहां पे क्या मिला, बिल्कुल ड्राई और ढंग से क्लीन करी हुई आपको मिलेंगी। तो वहां पर आपको एडेसिव फोर्सेस देखने को नहीं मिलेगा। एडेसिव फोर्सेस कहां देखने को मिलता है, गांव की शादियों में। अगर देखना मेरे साथ चलना, मैं दिखा दूंगा हमारे गांव में भी, हमारे गांव, तुम लोग गांव से बिलोंग करते हो, तुम्हारे गांव में भी होता होगा ऐसे। गांव की शादी में गए हो कभी? अलग ही होता है भाई साहब, बहुत अलग होता है। क्या है मतलब, लास्ट में होता है कि शहर की शादी में जाते हैं तो फील ही नहीं आता कि शादी में आएगा, लेकिन गांव वाली में बिल्कुल प्रॉपर फील आता है कि जब देखो, पहली बात, जैसे खाना शुरू हुआ बाहर भीड़ रहेगी, और वो जैसे आर्मी ऑर्डर को वेट करती है ना कि भाई हाँ चलो कर दो भाई, शूट कर दो, वैसे वो वेट करते रहते हैं कि कब बोलेंगे आ जाओ और बोला नहीं कि भाई साहब भीड़ जमा देते हैं काम अगले का, एक नंबर का। ऐसा ही होता है भाई, अगर तुम मान लो कि ऐसा तुम्हारा काम पड़ा नहीं हो तो नहीं हुआ होगा, हमने बहुत देखा है। हम गलती से क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ एक, भाई ऑनलाइन वालों माफ करना, बंद कर रहा हूँ नहीं रिकॉर्डिंग। सर रहने तो दो। सर सर हमें भी सुनना है। देखो क्या हुआ, सुनो, चलो बता देते, सबको बता देते। हम क्या हुआ कि बहुत ऐसे बैकवर्ड गांव में चले गए एक बार, है ना, मतलब इधर बैकवर्ड मतलब बहुत था, बीकानेर के पास, और मतलब पाकिस्तान बॉर्डर के पास में ही था, है ना। तो गांव का नाम मुझे ध्यान नहीं है, अजीब सा ही था कुछ। तो वहां पे बहुत बड़े बड़े टीले, और कोई मतलब 100 किलोमीटर तक कोई आदमी नहीं दिखेगा आपको, ऐसा एरिया बिल्कुल सूखा। फोन वन में कोई नेटवर्क नहीं आता है वहां पर, है ना। तो सारे नेटवर्क पकड़ाने के लिए कोई टीले देख रहे थे बड़े बड़े, भाई वहां चले यहाँ चले, ऐसा था। अब उसके अंदर क्या हुआ भाई कि वो सब लोग बैठे, सर्दियों का टाइम था, चद्दर ओढ़े हुए ऐसे नीचे बैठे उकड़ू टाइप से है ना। और सब हम यूं खड़े सब, तो हमें आगे कह रहे हैं भाई साहब खाना वाना खा लो। बोले यार खा लेंगे आराम से यार, सब खा ले। बोले भाई साहब खा लो, नहीं पता नहीं चलेगा ये प्लेट व्लेट कहाँ जाएंगी, ये बैठे है ना सब पार कर देंगे। बोले यार ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद पता चला कि कोई कुछ लेके पार हो गया, कोई कुछ लेके पार हो, निपटा दिया काम। भूखे आए, मतलब रात को भूखे ही रहे, ऐसा हुआ। तो ऐसे बड़े खतरनाक सीन बनते हैं कई बार, उधर तो बहुत भयंकर बनते हैं, मामला ही ऐसा होता है। लेके भाग गए, चद्दर तभी ओढ़े बैठे थे वो है ना। कौन से चलो भाई परफेक्ट एग्जांपल दिया। एडेसिव फोर्सेस कहां पर होते हैं, शादी में देखने मिलता है। किस किस के बीच में, बिटवीन 2 प्लेट्स, वेटेड प्लेट्स होती हैं, गीली होती है, उनके बीच में जो प्लेट है, मतलब जो सॉलिड है, और जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कैसा है, लिक्विड है, उनके बीच में जो बॉन्डिंग बनेगी, अट्रैक्शन फोर्स बनेगा, वो कैसा होगा, एडेसिव फोर्स होगा। और एडेसिव कोएसिव के कंपैरेटिव क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। कैसा होता है, स्ट्रॉन्गर। लिख लो आप, एडेसिव भी लिख लो, चलो। एडेसिव फोर्सेस,
force of attraction between different types of molecules is called adhesive force. कौन सा फोर्स होगा बताओ? एडेसिव. अच्छा, मैंने आपको एक बात समझाई हुई है कि जो लिक्विड की ओपन सरफेस होती है वो किसके परपेंडिकुलर होती है? बताओ किसके? नेट फोर्स के. अबे नेट फोर्स के बताया था ना. अगर केवल mg लग रहा हो तब फ्लैट. अगर मान लो कोई और फोर्सेस लग गए तब वो क्या हो गई? मान लो अपन ने सूडो फोर्स पढ़ा तो वैसी कुछ शेप बन गई थी. अब एक बात समझना ध्यान से, कुछ बातें मैं बता रहा हूं थोड़ा याद रखना. कि मान लो जैसे कोई कंटेनर लिया अपन ने, ये है ना, एंगल ऑफ कांटेक्ट भी अपन समझेंगे. मान लो यहां पर ये सरफेस है बेटा, यहां सरफेस अपन ने मान ली, ठीक है. कैसे बनता है इसका पूरा ही मैं समझा देता हूं आपको. मान लेते हैं ये ऐसे सरफेस मैंने बनाई है पहले, एक बार के लिए मैं पहले ऐसे ही बना लेता हूं. यहां पर जो मॉलिक्यूल कांटेक्ट में है, वो कितने टाइप के फोर्सेज एक्सपीरियंस करेगा? 3 टाइप्स के. बताता हूं कैसे. एक तो करेगा एडेसिव, दूसरा करेगा कोएसिव, एक खुद का करेगा mg. खुद का क्या करेगा? mg. बताओ कितने फोर्सेस लगे? 3. बताओ डाउनवर्ड कौन? mg. अच्छा, इधर कौन लगेगा? इस तरफ कोएसिव. अच्छा, एडेसिव सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, कांटेक्ट सरफेस जो रफ सरफेस है. तो बताओ ये वाला कौन सा लगा? fd. एक मिनट, अरे रेस्ट पे ना भाई. कांटेक्ट की बात कर रहे हैं ना, सरफेस जहां कांटेक्ट करती है. अब एक बात देखो, ये वाला नेग्लिजिबल होता है, बहुत ज्यादा होता है. नेग्लिजिबल होता है. कैसा होता है? नेग्लिजिबल. अब एक बात देखो, बताओ ये यहां से कितना एंगल बना रहा है? 90. और ये स्टैंडर्ड मानते हैं कितने एंगल पे लगता है? 45 पे. कितने में लगता है? 45. तो बताओ टोटल एंगल कितना हुआ? 135. कितना हुआ? 135. अब मैं कह रहा हूं स्ट्रॉन्गर कौन है? कौन से वाला है? एडेसिव. किससे? तो रिजल्टेंट किधर आएगा? इधर आएगा. अबे ये तो बनेगा mg का कुछ वैल्यू है, नेग्लिजिबल है. नेग्लिजिबल है. तो इधर बना कि नहीं बना? बोलो. ये वाला कौन सा फोर्स बना? रिजल्टेंट. इसलिए सरफेस यूं है, क्योंकि इसके क्या रहेगी? परपेंडिकुलर रहेगी. बोलो क्लियर है बात? अब एक बात सोचना बेटा, fd में और fc में कितना एंगल बन रहा है? 135. तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो आप. बताओ कितना? अंडर रूट fr स्क्वायर प्लस fd स्क्वायर प्लस 2 fr fd cos 135. कितना? cos 135. सॉरी, fd और fc, सॉरी r बोल गया क्या मैं? तो कितना बना? cos 135. और cos 135 कितना होगा? cos 135 की वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में आ गया? पहले बताओ. सेकंड में. कौन से क्वाड्रेंट में? सेकंड में. बोलो क्या वैल्यू बनी? 90 प्लस 45 होगा. कौन? सुन लो पहले मेरी बात. कौन से क्वाड्रेंट में गया? सेकंड में. सेकंड में क्या लिखोगे बताओ? cos 135 चाहिए आप. तो cos 135 को क्या लिखोगे? cos 90 प्लस 45. अब बताओ सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? नेगेटिव होता है. तो बोलो यहां की वैल्यू क्या बन गई बेटा? -1/√2. cos 45 कितना होता है? 1/√2. इसलिए सरफेस ऐसे बनी. समझ रहे हो मेरी बात को? अब एक बात और सुनना, अगर ये वाला फोर्स यूं लग रहा होता तो बताओ रिजल्टेंट किधर आता? ऊपर. रिजल्टेंट किधर आता? ऊपर. तो सरफेस यूं बनती है, यूं बनती, ऊपर की तरफ बनती. बोलो क्लियर है बात? तुम्हें समझ आ रही बात? तुम्हें बताओ सरफेस जो होती है ओपन, वो किसके परपेंडिकुलर होती है? नेट फोर्स के. अब मान लो कि एफसी और एफडी दोनों ही नहीं है, तो कौन लगा? mg लगा. कौन लगा बताओ? mg. तो mg लगने से सरफेस कैसी हो जाएगी? फ्लैट. कौन सी हो जाएगी? फ्लैट. तो 3 फोर्सेस बताओ कौन कौन से? fc, fd और mg. mg है या नेग्लिजिबल है ना? अब इन दोनों पे डिपेंड करेगा, ज्यादा कौन होता है? fd होता है. किसके कंपेरेटिव? fc के. तो रिजल्टेंट उसकी तरफ डाइवर्ट कर जाएगा. समझ आ गई बात तुम्हें? लिख लो. तू फ्री है बेटा, कहीं भी जा.
समझ आ गई बात तुम्हें? बताओ रिजल्टेंट की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है? फोर्स ऑफ कोहेशन पे और फोर्स ऑफ एडेशन, दोनों पे डिपेंड करेगी। और ओपन सरफेस की प्रॉपर्टी हो हमेशा किसके परपेंडिकुलर होता है? रिजल्टेंट की डायरेक्शन के, फोर्स के डायरेक्शन के। लिख लो चलो, पॉइंट लिखना, पॉइंट 1। अभी ये बताने की जरूरत थोड़ी 90 पे लगेगा, 45 पे लगेगा, डायग्राम समझ जाओगे तो। कोएशन कितने पर लगता है? 45 पे, और ये वाला कितने पे? 90 पे। लिखो, रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन, रिजल्टेंट फोर्स डिपेंड्स अपॉन the magnitudes of FC and FD FC and FD। रिजल्टेंट अपने को निकालना आता है। अब देखो मैं ज्यादा इसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस में बता देता हूं, ऐसे आपको न्यूमेरिकल्स मिलेंगे भी। जैसे मान लो कि मैंने FR और FD में एंगल मान लिया अल्फा। क्या मान लिया बताओ? अल्फा। ये डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट है। अरे क्या है भाई? डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं? अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, बोलो आगे जल्दी बोलो। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स, तुम्हारा क्या होगा भाई? अरे FR में और FD में कितना एंगल है? मतलब रिजल्टेंट किससे अल्फा एंगल बना रहा है? FD से, है ना? तो देखो ध्यान दो, इसको A मान लो, इसको B मान लो। बोलो अल्फा इक्वल टू क्या होगा? tan इनवर्स FC sin 135 डिवाइडेड बाय FD प्लस FC cos 135। समझ आ गई बात तुम्हें? अब देखो ध्यान देना, जब मैं इसको लिख, नहीं समझ आया क्या भाई साहब? शर्माना मत, किसी को नहीं पता है तो। FC यहां कितना होगा? sin 135 डिवाइडेड बाय FD प्लस FC cos 135। यही बनेगा क्या? देख लो एक बार। ठीक है, अब देखो बात सुनो ध्यान से। FC कौन है? बताओ। -1/√2 कितना है बताओ? -1/√2। अब थोड़ा ध्यान देना, ये -1/√2 है और FD कितना है? FD को एक बार मैं इतना मान लेता हूं तो समझो, देखो ध्यान से। tan इनवर्स FC sin 135, एक बार इसको ऐसे रहने दो। यहां पर बताओ FD माइनस यहां पे कितना होगा? FC/√2। ठीक है। अच्छा अगर मान लो FD भी FC/√2 के इक्वल होता, FD भी क्या होता? तो ये क्या हो जाता? 0। अच्छा 0 होते ही ये वैल्यू क्या हो जाती? इनफाइनाइट। और tan इनफाइनाइट कहां पर होता है? 90। मतलब रिजल्टेंट फोर्स FD से कितने एंगल पर होता? 90 पे। मतलब अलोंग द वॉल लगता। मतलब किधर लगता? अलोंग द वॉल। तो बताओ सरफेस क्या होती? फ्लैट। सरफेस क्या होती? फ्लैट। बोलो समझ आ गई बात तुम्हें या नहीं आई समझ? देखो यहां FD माइनस FC बाई कितना है? √2। अगर ये दोनों इक्वल हो गए, अगर ये दोनों क्या हो गए? इक्वल, तो रिजल्ट क्या आ गया? 0। 0 आते ही tan क्या हो गया? इनफाइनाइट। कहां पर होता है? 90 पे। ये अल्फा किसका एंगल है? रिजल्टेंट का। किसके साथ में? FD के साथ। तो ये क्या बन जाएगा बताओ? 90। और 90 बनते ही क्या कंडीशन आ जाएगी? बोलो क्या हो जाएगी? फ्लैट सरफेस। क्योंकि सरफेस हमेशा किसके नॉर्मल होती है? रिजल्टेंट फोर्स। लिख लो ये केस। लिख लिया गया? समझ तो आ गई बात जो मैं समझा? बेटा ये रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन है वेक्टर्स में। अल्फा इक्वल टू tan इनवर्स B sin थीटा अपॉन A प्लस B cos थीटा। याद है क्या?
देखो अब अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 90 आ जाएगी। तो लिखो देखो, इफ एफ डी इक्वल टू एफ सी बाय रूट टू, देन टेन अल्फा इक्वल टू इनफाइनाइट और अल्फा आ जाएगा 90। और सरफेस बताओ कैसी होगी, फ्लैट। सरफेस कैसी होगी बताओ, फ्लैट सरफेस। अब दूसरी बात सुनो, अगर ये ऐसा हुआ तो एफ सी बोलो क्या होगा, अंडर रूट टू एफ डी। क्या होगा, अंडर रूट टू एफ डी। समझ आ गया क्या? एफ सी क्या होगा बताओ, अंडर रूट टू एफ डी। अब एक बात सोचो ध्यान से, अगर एफ सी इससे ज्यादा हो, इससे अगला केस, अगर एफ सी, चलो लेस ले लेता हूं पहले, लेस हो अंडर रूट टू एफ डी से, मतलब ज्यादा कौन है, ये पहले इन कंडीशन समझना, समझा देता हूं अगर तुम्हें थोड़ा बहुत वेक्टर ध्यान नहीं है तो। देखो सुनो, मान लो ये और ये दोनों फोर्सेस थे, ये एफ डी था और ये एफ सी था। जब एफ सी इक्वल था ना अंडर रूट टू एफ डी के, तब रिजल्टेंट आ रहा था 90 पे। कहां पर आ रहा था, 90 पे। अब मैं कह रहा हूं ये इससे कम हो गया, तो डोमिनेंट कौन है, तो रिजल्टेंट इधर बेंड हो जाएगा। इधर बेंड होगा तो सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव। सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव होगी। तो अगर चुपचाप पढ़ ले, बाहर पटक दूंगा नालायक को उठा के। एफ सी इक्वल टू कितना है, अंडर रूट टू एफ डी के इक्वल है, तब तो अल्फा क्या आ रहा है, 90। अगर ये इससे लेस हो जाए तो डोमिनेंट कौन होगा, एफ डी होगा, तो डायरेक्शन इधर हो जाएगी। अब बताओ रिजल्टेंट आएगा इधर, तो सरफेस कैसी होगी, कॉनकेव होगी। अच्छा ये इससे ज्यादा हो गया तब रिजल्टेंट इधर आएगा, इधर आएगा। बताओ ये सरफेस के क्या रहना चाहिए, नॉर्मल, तो सरफेस क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स। ये कंडीशंस हैं, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मिलेंगे इस पे एंगल ऑफ कांटेक्ट पे बेस्ड। समझ रहे हो मेरी बात को आप? बताओ सरफेस फ्लैट कब होगी, कौन से केस में होगी, एफ सी इक्वल टू अंडर रूट टू एफ डी हो, है ना। और अगर ये इससे लेस हो गया तो अल्फा किधर डाइवर्ट कर जाएगा, एफ डी की तरफ, तो सरफेस कैसी होगी, कॉन्वेक्स, कॉनकेव सॉरी। और इसके अगेंस्ट बताओ कैसे बनेगी, कॉनकेव। लिख लो सभी केसेस लिख लो, डायग्राम भी बना लेना। उल्टा बोल गया क्या, कोई बात नहीं, तुम सीधा कर लो, ऐसे निकल जाता है, पता नहीं दिन में क्या क्या बोलना होता है। समझ तो आ गया ना ये? इसी में थोड़ी उलझन रहती, बाकी आगे तो कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। जब मैं बोलूंगा समझ आएगी बात तुम्हें आराम से। क्या क्या केस लिखे हैं बताओ। पहला केस लिखना, एफ सी इक्वल टू अंडर रूट टू एफ डी, सरफेस विल बी फ्लैट। दूसरा, एफ सी लेस देन अंडर रूट टू एफ डी, तो डायग्राम ही बना लेना साथ में। ये एफ डी हो गया, ये एफ सी हो गया, ये यहां से 90 बन रहा था, अब एफ आर कुछ ऐसे आएगा। तो सरफेस बताओ कैसे बन जाएगी, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव। क्या बन जाएगा, कॉनकेव। फिर तीसरा केस बताओ क्या था, एफ सी ग्रेटर हो किससे, अंडर रूट टू एफ डी से। किससे ग्रेटर हो, अंडर रूट टू एफ डी से। तब बताओ कैसा बनेगा, इधर बोलो कौन आया, एफ डी, इधर बोलो कौन आया, एफ सी। अब रिजल्टेंट भी इधर आएगा, तो बताओ सरफेस क्या बनेगी बेटा, कॉनकेव, कॉन्वेक्स। ये अंदर वाले ध्यान रह जाते मेरे, हाँ ये क्या बन गया, कॉन्वेक्स। ये तीनों केसेस याद रखना बेटा। देखो किस किस का रिजल्टेंट है, किस किस की वजह से आता है एंगल ऑफ कांटेक्ट, है ना। अब मैं देखो, अब मतलब एंगल ऑफ कांटेक्ट का सिंपल सा मतलब आप समझना। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, पहले तो अपन ने शेप पढ़ी है। अब एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा
लिक्विड के इनसाइड, लिक्विड के इनसाइड मतलब कंटेनर के अंदर अगर अपन बात करते हैं तो कंटेनर की वॉल और लिक्विड की कर्व्ड सरफेस, कौन सी सरफेस? कर्व्ड सरफेस के अलोंग जो अपन टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनके बीच का एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। समझना, देखो किस किस के बीच का एंगल? टेंजेंट ड्रॉन एट ओपन सरफेस ऑफ द फ्लूइड और लिक्विड एंड वॉल ऑफ द कंटेनर इनसाइड द लिक्विड। बाहर मत कर देना, कहां पर? इनसाइड। वो जो एंगल बनेगा वो एंगल कैसा होगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब सिंपल सी बात, चलो लिख लो पहले तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की डेफिनेशन लिखो। लिखो एंगल बिटवीन wall inside the liquid, angle between wall inside the liquid and tangent drawn at open surface of liquid, tangent drawn at open surface of the liquid is called angle of contact. क्या बोलते हैं बताओ उसको? एंगल ऑफ कांटेक्ट। अब तुम खुद समझ जाओगे आराम से, सभी चीजें मैं बना देता हूं, तुम आराम से समझ भी जाओगे, समझ सब क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो ये सरफेस बनी हुई है, ठीक है, ये लिक्विड बना हुआ है, बताओ इसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ग्रेटर देन 90 या लेस देन 90? अच्छा, अब तुमसे पूछे सरफेस ओपन कर्व्ड कॉन्वेक्स है कॉनकेव है? कॉनकेव है। एफसी ज्यादा है कि एफडी ज्यादा है? एफडी ज्यादा है। किससे ज्यादा है? √2 एफसी बाय √2 से। किसे बताओ? एफसी बाय √2 से। वो उधर बोल दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो गया? लेस देन 90। व्हेन ओपन सरफेस बताओ कैसी है? कॉनकेव। कैसी है बताओ? कॉनकेव। दूसरा देखो बेटा, देखो अब ध्यान दो, ये वाला बोलो कौन सा होगा? कॉन्वेक्स। तो टेंजेंट इधर ड्रॉ करेंगे तो एंगल ऑफ कांटेक्ट ये होगा, बताओ लेस देन 90 ग्रेटर देन 90? ग्रेटर देन 90। ये कब आया था? एफसी ज्यादा कि एफडी ज्यादा? एफसी ज्यादा। किससे ज्यादा? √2 एफडी से। बोलो क्लियर है? तब बनाए। तो ये सरफेस कैसे बन गई बताओ? कॉन्वेक्स। अगर मान लो फ्लैट लेते हैं तो फ्लैट सरफेस में एंगल ऑफ कांटेक्ट बताओ बेटा कितना हो जाएगा? 90। एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना हो जाएगा? 90। ये ध्यान रखना, लिख लो। अब कुछ बातें आपने सुनी भी होगी, अगर कोई लिक्विड की ओपन सरफेस ऐसे होती है तो वो वॉल्स को वेट करता है, गीला करता है। ये वाला लिक्विड नहीं करता है। मर्क्यूरी इसका एग्जांपल है। इसका एग्जांपल कौन है? वाटर। कौन एग्जांपल है बताओ? वाटर। ठीक है, ध्यान रखना है। इस वाले का मेरे को ध्यान नहीं है। ये किसका है बताओ? वाटर में होता है ऐसा। ये किसके अंदर होता है? देखो जो अपन डेली रूटीन में या मान लो जो अपन वाटर अपन देखते हैं वो आइडियल वाटर तो है नहीं, उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑलमोस्ट 8 डिग्री होता है। कितना होता है? 8। बट आइडियल वाटर का कितना होता है? 0 डिग्री। अरे कितना होता है? 0। पानी चिपक जाता है ना वॉल से। अब बताओ उस सरफेस पे टेंजेंट ड्रॉ करो, अलोंग द वॉल ही तो आएगी। अरे किधर आएगी? अलोंग द वॉल। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर या आइडियल वाटर कितना होता है? 0। बट वैसे कितना ऑलमोस्ट लेते हैं अपन? 8 डिग्री लेते हैं। कितना डिग्री लेते हैं? 8। लिखो। तो ये वेट करता है वॉल्स को, ये वाला नहीं करता है, ये ध्यान रखना है आप। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर प्योर वाटर लिख लो, ऐसे नीचे पॉइंट लिख लो। बताओ प्योर वाटर के लिए कितना होगा? 0 डिग्री। एंड वैसे वाटर, हाँ बताओ। इसमें क्या है ना, इसमें तो आपने मर्क्यूरी और वाटर बता दिया। उसका एग्जांपल मेरे को ध्यान नहीं है। सिल्वर के ग्लास में वाटर, सिल्वर वाटर। उसका एग्जांपल मुझे ध्यान नहीं है। ये ध्यान रखना, वाटर के लिए कितना होता है? प्योर वाटर के लिए 0 और वैसे नॉर्मल वाटर के लिए 8 डिग्री, दोनों लिख लेना। वेट द वॉल्स ऑफ कंटेनर समझ आ गया कि बताओ? ये एंगल ऑफ कांटेक्ट है और इसको ऐसे ही तुम्हें ध्यान रखना है। और एंगल ऑफ कांटेक्ट पर ही बेस्ड है कैपिलरिटी राइज। कौन बेस्ड है? कैपिलरिटी राइज।
बोलो क्लियर, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट समझ में आ गया। देखो 3 सब टाइप की सरफेसेस हैं, बताओ कौन कौन सी। एक तो फ्लैट, दूसरा कॉनकेव, और फ्लैट कब होता है? जब एफ सी इक्वल टू अंडर रूट 2 एफ डी हो। कॉन्वेक्स कब होता है? जब एफ सी लेस देन अंडर रूट 2 एफ डी हो। कॉनकेव कब होता है? सॉरी उल्टा बोल गया क्या? हाँ, तो देख लेना वो जो मैंने तुम्हें लिखवाया है, ठीक है। देखो ध्यान दो, सुनो, अब आगे की बात सुनना। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पर बेस्ड क्या होगा? कैपिलरिटी राइज होगा। अब कैपिलरिटी क्या होता है? कैपिलरी ट्यूब क्या होती है? सिंपल सी बात है, ऐसी ट्यूब जिसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपेरेटिव क्या हो? नेग्लेजिबल हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? कैपिलरी राइज। प्लांट्स में भी पढ़ते होंगे तुम लोग, बॉटनी में। अभी आता है नहीं आता? कैपिलरी राइज आता है, क्योंकि जो वाटर फ्लो होके जाता है वो जो, अब मैं तो ट्यूब्स ही बोलूंगा उनको, मेरे को पता नहीं क्या बोलते हैं, उनमें से उनकी जो रेडियस या थिकनेस है वो लेंथ के कंपेरेटिव नेग्लेजिबल है या बहुत ज्यादा है? अच्छा, कि मान लो भाई इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ काट दिया तो पानी आना चाहिए अंदर से, आना तो चाहिए भाई। रूल तो यही कहता है भाई, पानी जब ऊपर सप्लाई हो रहा है तो काट दो तो बाहर आ जाएगा, एक ही तो बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, उसका अलग एक कॉन्सेप्ट होगा जो अपन पढ़ेंगे। किससे होता है? इससे पानी निकलता है तो नहीं। अरे बोट नहीं मत सुना भाई फिजिक्स भूल जाऊंगा मैं, ये चलने दे, ठीक है ना। मैं भी कोशिश करता हूँ सुनने समझने की, लेकिन मेरे समझ नहीं आता। स्मॉल डिस्टेंस तक की नहीं ऐसे नहीं है, वो लॉजिक है उसका, बता देते हैं, ऐसा कुछ नहीं। सर वैसे कैपिलरी ट्यूब को काट देते तो निकलने लग जाता है ना, मतलब जिस हाइट पे आना चाहिए ट्यूब निकल जाता है? नहीं, वो ऊपर तक ही नहीं। हाँ। अरे इधर देख के बोल दूं, मैं तेरे कभी कभी ऐसे चिपकाऊंगा 2-4, याद रखेगा तू, मेरे को ध्यान रखना तू। पहली बात तो ये कि तू इस बैच में पढ़ रहा है, स्मार्ट बन जाते हो कई बार, भूल जाना गुस्सा किया था, है ना, हो जाता कभी कभी ज्यादा, माइंड मत करना ठीक है। चलो तो मत ऐसे पीछे मुड़ के मत देखा करो, क्लास डिस्टर्ब होती है, वो भी डिस्टर्ब होते हो, तुम भी होते हो। क्या बता रहा था मैं? कैपिलरी राइज क्या होता है? कैपिलरी राइज बताओ। जब कैपिलरी ट्यूब किसको बोलते हैं? जब उसकी रेडियस उसकी लेंथ के कंपेरेटिव क्या हो? नेग्लिजिबल हो, है ना। और उसमें जो राइज करने के 2 फैक्टर हैं, एक तो एक्सेस प्रेशर के मेथड से अपन पढ़ते हैं। कौन से मेथड से? एक्सेस प्रेशर। और एक अपन पढ़ते हैं जो अपन जनरल ये टेंशन वाली प्रॉपर्टी से। तो एक्सेस प्रेशर तो मैंने तुम्हें पढ़ाया नहीं अभी, तो उस मेथड से भी वहां मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा ऐसा होता है, ये ट्यूब बनती है, यहाँ एक्सेस प्रेशर बनता है, और वो सब देखेंगे अपन, ठीक है। तो पहले तो आप लिख लो कैपिलरी ट्यूब एंड राइज। पहले कैपिलरी ट्यूब ही लिख लो। ए ट्यूब having negligible diameter in comparison to its length, in comparison to its length is called capillary tube। कौन सी ट्यूब बोलते हैं इसको? कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं। डायमीटर नेग्लिजिबल इन कंपैरिजन टू इट्स लेंथ। देखो अब बात सुनो ध्यान से, कि मान लो अब ये होता किसके अंदर राइज, ये भी मैं आपको बता देता हूं। उसी के अंदर पॉसिबल होगा राइज जिसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 होगा। क्या होगा बताओ? लेस देन 90। 2 केसेस होते हैं। अगर ऐसे लिक्विड में आपने कैपिलरी ट्यूब को इंसर्ट किया जिसका एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट लेस देन 90 है, तो कैपिलरी ट्यूब में वाटर कॉलम राइज करेगा, लिक्विड कॉलम राइज करेगा। लेकिन अगर एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट ग्रेटर देन 90 हुआ तो साइड वाला लिक्विड राइज करेगा। मतलब ट्यूब के अंदर नहीं करेगा, कौन सा करेगा? जो बाहर है। ट्यूब के अंदर फॉल कर जाएगा और साइड वाला क्या कर जाएगा? राइज कर जाएगा। ये दोनों अपन पढ़ते हैं, पहले राइज वाला पढ़ते हैं। देखो ध्यान दो, समझो
कि मान लो ये कोई भी अपन ने लिक्विड लिया जिसका एंगल ऑफ कांटेक्ट लेस देन 90 बन सकता है। क्या बन सकता है? लेस देन 90। और इसके अंदर अपन ने इसको इंसर्ट कर दिया ट्यूब को। हालांकि मैं नेग्लिजिबल नहीं बना रहा हूं, समझना आपको है। देखो सुनो, इसके साइड में लिक्विड बनेगा कुछ ऐसे, बनेगा नहीं बनेगा बताओ? ठीक है, यहां लिक्विड फील्ड है, तभी तो एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? लेस देन क्या होगा? 90 होगा। अब मैं यहां पढ़ता हूं, यहां पर जैसे मान लो यहां पहुंच गया लिक्विड, यहां के लिए बना लेता हूं। ये वाला है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या है बताओ? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये वाला भी क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दोनों तरफ। अच्छा, इधर क्या लगेगा बताओ? टी अलोंग द सरफेस। अरे ये वाला एंगल बोलो कौन है? थीटा। ये वाला एंगल भी बोलो कौन है? थीटा। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। इसका रेडियस है आर। इसका रेडियस क्या है? आर। पहली बात तो आपको ये बात समझ आनी चाहिए, ये रुकेगा कब जाके? जब नहीं नेट फोर्सेस जीरो हो जाए। एक बार यहां समझो, क्या जीरो हो जाए? अब नेट फोर्सेस लगेंगे क्या? देखो ध्यान दो, मैं जस्ट इधर वाला पॉइंट लेता हूं। यहां पर जैसे मान लो टेंशन फोर्स की जो वैल्यू आनी वाली वो कितनी आ गई बताओ? टी। अब बोलो सर इधर कैसे मानी? बिल्कुल सही माना है। सरफेस के टेंजेंट के अलोंग टेंशन होता है, इधर भी होगा उधर भी होगा, दोनों तरफ होगा। अब देखो ये वाला एंगल कितना है बेटा? बोलो थीटा। तो ये वाला भी कितना होगा? थीटा। कंपोनेंट बोलो, इधर वाला बोलो, ठीक है। अच्छा टी का इधर वाला बोलो, इधर वाला बोलो, टी साइन थीटा। अब आप क्या करोगे भाई साहब? मान लो ये कॉलम एच हाइट तक राइज कर गया। कहां तक राइज कर गया? तो कॉलम राइज करेगा तो उसका वेट होगा। वेट क्या होगा? mg होगा। क्या होगा? mg। तो मान लो एच हाइट तक राइज करेगा तो उसका वेट क्या बन गया? mg। m क्या लिखोगे? रोजी सॉरी वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो v इनटू क्या रख दिया अपन ने? रो रख दिया, जो लिक्विड अपन ने काम में लिया। ठीक है, अब ये राइज कर गया किसी पर्टिकुलर हाइट तक। अब देखो ध्यान दो, जैसे राइज कौन करवा रहा है? टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा ना। ट्यूब कैसी है? सिलेंड्रिकल। तो हर एक पॉइंट पे टी कॉस थीटा लग रहा है ऊपर। हर एक पॉइंट पे कौन लग रहा है? अब देखो टी क्या होता है? फोर्स एट पर यूनिट लेंथ। अब बताओ टोटल सरकमफेरेंस क्या है? 2 पाई आर। कितना है बताओ? 2 पाई आर। तो बताओ ऊपर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। अरे कितना है भाई? टी कॉस थीटा इंटू 2 पाई आर। ये अपवर्ड फोर्स किसको बैलेंस करेगा? वेट ऑफ द कॉलम को। किसको बैलेंस करेगा? वेट ऑफ द कॉलम। और वेट ऑफ द कॉलम क्या होगा? बोलो कितना क्या रखें इसकी वैल्यू को? हाँ, तो यहां जो वैल्यू आ गई अपने पास में, लेट कॉलम राइजेस अप टू हाइट h, है ना? तो बताओ ये रुकेगा कब बताओ? जब t cos थीटा इंटू 2 पाई आर। पहले तो एक बात समझना ध्यान से, ये r किसका रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब का। किसका रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब। इक्वल टू बताओ कितना आएगा? mg, है ना? वेट के इक्वल हो जाएगा। तो t cos थीटा इंटू में यहां 2 पाई आर, और मैं मास को लिख देता हूं वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अच्छा वॉल्यूम क्या होगा? a इंटू एच। कितना होगा? a इंटू एच। बोलो क्लियर है? अब थोड़ा सा यहां पर सोचने की जरूरत है, वो मैं एक अलग तरीके से आपको बता दूंगा, पहले समझना ध्यान से। a इंटू एच आएगा। a क्या होगा बताओ? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। तो यहां अपन ने लिख दिया पाई आर स्क्वायर इंटू एच, इंटू में कितना आया? जी। ठीक है, साथ में रो, और इंटू में कौन आ गया? जी। अब बताओ पाई से पाई क्या हो गया बेटा? कैंसिल आउट। एक आर से एक आर क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। एच निकाल सकते हो आप यहां से। बोलो क्या आएगा? एच 2t cos थीटा डिवाइडेड बाय, बोलो कितना होगा? आर इंटू रो इंटू जी। आर बताओ किसका रेडियस है? याद रखना, आर किसका रेडियस है? अब बात सुनो बेटा, कि यहां जो ऊपर कॉलम बना था, यहां जो वैल्यू बनी थी, एक बार मैं इस ओपन सरफेस को ऐसा बनाता हूं, बना लेना आराम से नोटबुक, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात समझें, आपने वॉल्यूम क्या रखा है यहां पर?
A इंटू एच, लेकिन क्या वास्तव में A इंटू एच है क्या? नहीं, इस वाले को तो काउंट ही नहीं किया अपन ने। अगर ये पूछा जाए तो आपको बताना है, अदरवाइज तो ये यूज लेना है आपको। बताओ कौन सा? A इंटू एच, क्योंकि इसके कंपेरेटिव ये क्या होता है? नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है बताओ? नेग्लिजिबल। लेकिन फिर भी ध्यान रख लो, एक्चुअल वॉल्यूम जो आएगा क्या आएगा बताना? एक्चुअल वॉल्यूम। मैं लिखता हूं, जैसे मान लो ये बना है, यहां पर मान लेते हैं बेटा इसकी रेडियस है स्मॉल आर। कितनी रेडियस है? स्मॉल आर। ये ऐसा बनेगा, ऐसे हॉलो स्फेरिकल। कैसा बनेगा? हॉलो स्फेरिकल। अब देखो ध्यान दो, अगर ये आर है तो ये वाली वैल्यू बोलो क्या है? 2r। अरे कितना है बताओ? 2r। तो यहां पर आपको अगर ध्यान हो तो ये कौन सी शेप बन गई यहां? क्यूबॉइड। अरे क्या बन गया भाई? क्यूबॉइड बन गया। वैसे अगर अपन देखें तो बताओ इसकी वैल्यू क्या बनेगी? नहीं सर, क्यूबॉइड नहीं बनेगा, सॉरी, सिलेंडर बनेगा। सिलेंडर, सिलेंड्रिकल ट्यूब है तो क्या बनेगा? सिलेंडर। सिलेंडर का वॉल्यूम बोलो, पाई आर स्क्वायर एच। कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच। इसका आर तो अपने को पता है, एच कितना है बताओ? ये वाला। ये भी किसके इक्वल है? आर के इक्वल ही है। किसके इक्वल है बताओ? आर के। बोलो क्लियर है? अच्छा, ये वाली जो रेडियस जो अपन सोल्व करते हैं, अब देखो यहां तक का जो वॉल्यूम राइज करता है वो क्या था? A इंटू एच। यहां से यहां तक का बोलो कितना है? A इंटू एच। बोलो क्लियर? अब देखो ध्यान देना, साथ में ये वाला वॉल्यूम और, तो टोटल वॉल्यूम अपन ये लेते हैं, लेकिन ये वाला वॉल्यूम क्या मान लिया जाता है? नेग्लिजिबल। इसलिए टोटल वॉल्यूम को अपन क्या रखते हैं? A इंटू एच ही रखते हैं। क्या रखते हैं बताओ? A इंटू एच। बोलो क्लियर? अब दूसरी बात समझना, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या मानी थी आपने? आर, कैपिटल आर मानी। अच्छा ध्यान दो, देखो यहां से अगर मैं देखना चाहूं, वैल्यू निकालना चाहूं, तो ये वाली रेडियस किसकी है? जो ऊपर ओपन सरफेस बनी है लिक्विड की। बताओ ये कितनी रेडियस मानी हुई है अपन ने? आर। अच्छा, यहां से यहां तक टोटल कितना है? कैपिटल आर। अरे यहां से यहां तक कितना है? कैपिटल आर। क्योंकि किसकी, कौन सी ट्यूब के बारे में पढ़ रहे हो आप? कैपिलरी ट्यूब के बारे में। ठीक है, अब बात सुनना बेटा ध्यान से। बताओ एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना था? एंगल ऑफ कांटेक्ट ये वाला बताओ कितना है? थीटा। अरे एंगल ऑफ कांटेक्ट देखो ध्यान से, किसके इक्वल था? थीटा। अब एक बात समझना, इस आर को मैं कैपिटल आर के टर्म्स में निकाल सकता हूं या कैपिटल आर को आर के टर्म्स में निकाल सकता हूं? पहले एक बात बताओ, यहां पर जो अपन वैल्यूज नोट कर रहे हैं ये किसकी रेडियस है? जो ऊपर सरफेस बनी। कैपिटल आर किसकी रेडियस है? कैपिलरी ट्यूब की। तो किसमें और किसमें रिलेशन निकाल देंगे अपन? आर में और स्मॉल आर में, और यहां से उसको रिप्लेस कर देंगे। तो रिप्लेस करने पर क्या आएगा? एक टर्म बनेगा जो कांस्टेंट होगा। टर्म क्या बनेगा? कांस्टेंट। वो डिसाइड करेगा कैपिलरी राइज को। किसको डिसाइड करेगा? कैपिलरी राइज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आराम समझ आएगा, सब कोई दिक्कत नहीं। पहले बताओ ये समझ आ गया? एच इक्वल टू कितना? 2t cos थीटा बाय आर रो जी। बोलो क्लियर? अब देखो एच मैक्सिमम कब होगा? cos थीटा मैक्सिमम होगा। और cos थीटा मैक्सिमम कब होगा? थीटा 0 होगा। थीटा कौन है? एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो सबसे ज्यादा राइज कौन करता है? वाटर करता है, प्योर वाटर। उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होता है? 0। तो H उसके लिए क्या आएगा? मैक्सिमम आएगा। H क्या आएगा उसके लिए? मैक्सिमम। बोलो क्लियर है तुम्हें? पहले तो यही लिख लो, इतना ही। ये समझा देता हूं, समझा दूंगा तुम्हें, अभी तो टाइम ही नहीं बचा अपने पास। भाई सब सबसे पहले बोटनी पढ़ाई थी मैंने तुम्हें। बोटनी प्लांट्स में काम आता है। फिजिक्स ही तो बोटनी बनाती है। कहां पर? कहां पर? डायग्राम में क्या? हाँ तो कोई दिक्कत नहीं हो, देख लो, लिख लो, एक को सही कर लो, इसको स्मॉल आर यूज कर लो। नहीं समझ आई क्या बात? तो ऊपर कैपिटल आर नहीं है ना, ये वाली जो कैपिटल डायग्राम है। अच्छा डायग्राम में क्या? कैपिटल आर लेंगे। अच्छा ये हाँ ले लो तो कोई दिक्कत नहीं, कैपिटल आर लिख दो इसको। एच कौन है बताओ? हाइट ऑफ वाटर कॉलम रेज्ड, इसमें जो रेज करेगा। तो H इक्वल टू 2t cos थीटा अपॉन R इंटू रो इंटू जी। अब इसके बारे में कुछ पोर्शन है जो अपन पढ़ेंगे। कैपिलरी ट्यूब को कट कर दें तो क्या होगा? ठीक है ना? अगर मान लो कैपिलरी ट्यूब इनसफिशिएंट लेंथ की हो तो क्या होगा? फ्लो करेगा कि नहीं करेगा?
ये सब चीजें अपने को पढ़नी है, समझनी है। पहले बताओ जितना बताया समझ आ गया क्या? एंगल ऑफ कांटेक्ट जिसको पर्टिकुलरली समझ आ जाएगा कि ये है क्या, तो उसके न्यूमेरिकल आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, एफसी और एफडी के रिजल्ट की वजह से एंगल ऑफ कांटेक्ट आता है। किसकी वजह से? एफसी और एफडी।